हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल सिंगला। हमारे यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं स्टार्ट बिना किसी के देरी के। जब आप क्लास 10th की बुक देखेंगे तो उसका फर्स्ट चैप्टर मिलेगा स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो करते हैं स्टार्ट। भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के बारे में क्या जानकारी बताई गई है, तो बिल्कुल चलते हम। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में माना वसुदेव कुटुंबकम तथा सभी के कल्याण व स्वास्थ्य की कामना सर्वभवन्तु सुखिने सर्व संतु निरामया करना हमारा आदर्श है। तो ये भारतीय संस्कृति के बारे में क्या बताया गया है। हमारा जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली रहा है। यहाँ वसुदेव कुटुंबकम जैसी भावना हमारे देश के अंदर सर्व संतु निरामया इस प्रकार के आदर्श इस क्लास 10th की बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट। फिर उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप ध्यान से देखें। समुद्र पार जो भारतीय प्रदेश थे उनको द्वीपांतर कहा जाता था। समुद्र के उस पार जो भी प्रदेश होते थे उनको द्वीपांतर के नाम से जाना जाता था। तो चलते हैं आगे की तरफ। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्म देश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुंचे और वहां तक अपना राजनीतिक एवं जो सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया था। तो विभिन्न जगह पे जैसे इसके अंदर बताया गया है, शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुंचे और वहां अपना राजनीतिक एवं सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया था। फिर आगे की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह एवं नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। भारतीय जल एवं थल दोनों भागों में विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचे और वहां के निवासियों को अपने धर्म व संस्कृति का परिचय कराया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन शास्त्र, ज्योतिषी, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत व वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। भारत प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित रूप दिखाई देता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता है। रामायण और महाभारत भारत के विभिन्न आदर्श एवं नीति शास्त्र या नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। तो आपको बता दें कि प्राचीन समय में हमारे 16 महाजनपद थे, उनका भी जिक्र हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। लोहे तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया।
था। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों को स्थान बड़े जनपदों में ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। वे राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। तो बिल्कुल आगे जो महाजनपद का टॉपिक है, चलते हैं महाजनपद काल, जो 600 से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक था। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। अंगुत्तर निकाय एवं जैन भगवती सूत्र के अनुसार उस समय जो महाजनपदों की संख्या है वो 16 बताई गई है। बिल्कुल जैसे ये आपको दिए हुए है महाजनपद, 16 महाजनपद है और ये उनकी राजधानी है। तो चलते हैं बिल्कुल। जो पहला महाजनपद था वो काशी, पहला महाजनपद काशी बताया गया है, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। सेकंड दूसरा कुरु, जिसकी इंद्रप्रस्थ राजधानी बताई गई थी। तीसरा अंग, जिसकी चंपा, इसकी राजधानी चंपा बताई गई है। मगध की राजगृह तथा गिरिवज्र, वज्जी की राजधानी विदेह और मिथिला। मल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा। चेदी की शक्तिमती या सोथिवता। 8वीं की वत्स की कौशाम्बी और 9वीं है जिसका नाम था कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या। बुद्ध काल में 2 मानी जाती है, जो आपको बता दें कि फर्स्ट की है कौशल, जिसकी 2 राजधानी बताई जाती है। एक तो अयोध्या, बुद्ध काल में 2 थी, जो उत्तरी भाग था उसकी तो थी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी थी श्रावस्ती मानी जाती। फिर पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचत्रपुर, जिसे नागौर कहा जाता है वर्तमान में, उसकी नागौर थी। और दक्षिण पांचाल की राजधानी थी कांपिल्य। फिर नेक्स्ट की राजधानी मत्स्य, इसकी विराटनगर, जो जयपुर के अंदर वर्तमान में जयपुर है, वहाँ विराट नाम की सभ्यता विकसित हुई थी, विराटनगर माना जाता है मत्स्य। फिर सूरसेन, इसकी हो जाएगी मथुरा या सूरसेनोई। फिर अस्मक की हो जाएगी पोतनी या पोटेली। अवंती, इसकी भी 2 है, जिस प्रकार से कौशल की थी उस प्रकार से इसी की भी 2 थी। तो अवंती की हो जाएगी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती। गांधार की हो जाएगी तक्षशिला। कंबोज की हो जाएगी राजपुर या हटक। कंबोज की राजपुर या हटक हो जाएगी। बिल्कुल उपयुक्त महाजनपदों के 2 प्रकार के राज्य थे, एक था राजतंत्र और एक था गणतंत्र। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु, शाक्य, सुश्रामगिरी के बाघ, अलकप के बुल्ली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पीपलीवन के मौर्य और वैशाली और लिच्छवी मिथिला के विदेह।
वैशाली के लिच्छवी और मिथिला का हो जाएगा विदेह। तो चलते हैं आगे। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथी मित्रों को भी शेयर करें। बिल्कुल। अब आपको बता दें राजस्थान के प्रमुख जनपद जिनके अंदर वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनयन आदि जातियां जो अपने साहस एवं शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लग गई। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तो प्रमुख जनपद थे जिनमें जांगल, मत्स्य, सूरसेन। चलते हैं 1 नंबर जांगल। तो जांगल वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाते थे। जो अभी वर्तमान स्वरूप है बीकानेर और जोधपुर, वो महाभारत काल के अंदर इसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और मादरी जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। अहिच्छत्रपुर जो अभी वर्तमान के अंदर जो नागौर का क्षेत्र है उसे अहिच्छत्रपुर कहा जाता है। जिस समय नागौर कहते थे, बिल्कुल आगे बता ही दिया गया है, नागौर को अहिच्छत्रपुर कहा जाता है। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलदर बादशाह कहा जाता है। जो इसके अंदर बताया गया बीकानेर के जो राजा थे वो खुद को अपने आप को जांगल देश के स्वामी होने के कारण जांगल बादशाह के नाम से अपने आप को पहचानते थे। तो आगे चलते हैं। बीकानेर राज्य के राचिन में भी जय जांगलदर बादशाह लिखा गया है। बीकानेर का जो राचिन देखने को मिलेगा आपको, उसके अंदर जय जांगलदर प्रदेश कहा गया है। चलते हैं आगे की तरफ। मत्स्य। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इसका वर्तमान चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक क्षेत्र था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आते हैं। वर्तमान के अंदर तो चंबल के पास का जो पहाड़ी क्षेत्र था, सरस्वती नदी तक जंगल प्रदेश क्षेत्र था, लेकिन इसको वर्तमान के अंदर अलवर और भरतपुर को मत्स्य जनपद के अंतर्गत मानते हैं। फिर चलते हैं आगे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी विराटनगर मानी जाती है, जिसे वर्तमान में बेराट इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ एक सभ्यता प्रचलित थी। जो सभ्यता यहाँ उद्घाटित हुई उसको बेराट सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल अच्छी बात है। चलते हैं हम आगे की तरफ। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद का स्पष्ट जानकारी का अभाव है। इससे पहले यहाँ कोई जानकारी नहीं मिलती है। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का एक कालांतर में ये एक विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। तो आप प्राचीन जो 16 महाजनपद देखोगे तो यहाँ मगध एक साम्राज्य था। वहाँ का जो राजा उस समय का था, जो गणानंद, बहुत शक्तिशाली राजा। फिर नेक्स्ट सूरसेन। आधुनिक ब्रज में यह महाजनपद स्थित था। जो ब्रिज जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रिज, जिसे अभी वर्तमान के अंदर ब्रिज कहा जाता, लेकिन वर्तमान में ये सूरसेन जनपद था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को इसको मेथोरा बताते हैं। महाभारत के अनुसार यही यादव वंश का शासन था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यदुवंश से थे और यादव वंश का शासन यहाँ मानते हैं। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। अलवर जिले का पूरी भाग ही सूरसेन के अंतर्गत आता है था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से है। तो बिल्कुल अब चलते हैं नेक्स्ट, शिवी जनपद। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशील ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था।
प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नाम स्थान से की जाती थी, क्योंकि उस समय हमारा जो भारत था वो अखंड भारत था। आज तो इसकी वर्तमान स्थिति ये है, लेकिन उस समय ये पाकिस्तान का जो हिस्सा है हमारे साथ में ही था। जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा देश उधर का भाग जहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यता भी प्रचलित हुई थी, आज वो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। तो नेक्स्ट कहाँ तक बात हो चुकी थी, चलते हैं। पाकिस्तान जो शोरकोट नामक स्थान है, कालांतर में दक्षिणी पंजाब की सिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों में शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए थे। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए, जिनमें सिवी जनपद का पसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इन जनपदों के बारे में जानकारी मिली होगी। चलते हैं आगे की तरफ। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों का राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में ही थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे और इसे अनुविरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी सलाखाएं काम में ली जाती थी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ था। समकालीन राजतंत्रों का विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इसे पतन के रूप के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो बिल्कुल मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल आगे की इसी तरह आप यदि चैनल को प्रोत्साहित करोगे तो बिल्कुल ऐसे वीडियो आपके क्लास 10th के देखने को मिलेंगे। तो ओके, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ।